हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक नई कहानी लेकर, स्टोरी लेकर। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और यदि कुछ भी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और बिना लेट किए हुए हम लोग कहानी का शुरुआत करते हैं। तो चलिए, ये कहानी सच में बहुत अच्छी है, तो आप लोग ज़रूर सुनिए और फिर हमें कमेंट करके बताइएगा। तो हम कहानी स्टार्ट करते हैं। मैं चुपचाप सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर आ गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इन दिनों मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरी पूरी ज़िंदगी उलट गई थी। मैं जो अपने माँ बाप के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी बिता रही थी, उस आदमी ने मेरी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया था। मेरे माँ बाप के मरने के कगार पर आ गए थे, लेकिन उसे ज़रा भी फिक्र नहीं थी। उसे बस अपना बदला लेना था, जबकि गलती भी उसकी ही थी। मैंने सोच लिया था आज मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी, ताकि सारे मसले का ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल भी भूल गई थी कि जो आदमी मुझे पल पल की निगरानी रखता है, वह मुझे इस तरह मरने देगा। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने कदम रेलिंग के करीब बढ़ाए। यह हवेली की छत थी, जहाँ से आज मैं कूदकर अपनी जान देने वाली थी। लेकिन अभी जैसे ही आगे बढ़ती, उससे पहले एक मर्दाना हाथ मेरे पेट को कस के पकड़ लिया और उसकी खुशबू मेरी नाक के पास आ गई। मैंने पल में ही उसे पहचान लिया। मैं मुड़कर अभी सीधी होती, इससे पहले ही उसने मेरी गर्दन पर एक नुकीली चीज का चुभन महसूस हुई, और उस पल ही मैं उसकी बाहों में लटक गई। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने कमरे के बिस्तर पर मौजूद थी। मैंने चारों ओर देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। मेरी आँखों से आंसू बहने लगे थे। क्या औरत जात इतनी बेमोल होती है कि जिसके साथ कुछ भी कर दिया जाए, और जब वह मरने चाहे तो उसे मरने भी नहीं दिया जाए। मैं उठकर बैठ गई। मेरी हिचकियाँ पूरे कमरे में गूंज रही थी। मुझे रोते हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि मेरे दरवाज़ा खुला और वहाँ शहजादों सा आन बान रखने वाला व्यक्ति कमरे में दाखिल हुआ। वह देखने में बहुत ही खूबसूरत था। चौड़ी कद का काठी, लंबा कद, काले घने बाल जो जेल से सेट थे। 3 पीस पहने हुआ व्यक्ति किसी रियासत का शहजादा ही लगता था, लेकिन मुझे वह किसी शैतान से कम नहीं लगता था। वह कदम दर कदम चलता हुआ मेरे करीब आया। मैं अपना रोना भूलकर उसे एकटक देख रही थी। मेरी आंखें में उसके लिए सिर्फ नफरत ही थी। वह मेरे करीब झुका। उसकी सांसें भी गर्मी मुझे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। वह मेरी आंखें को झांकते हुए बोला, स्वीटहार्ट, मेरी शादी के लिए हाँ बोल दो, वरना मुझसे मत कहना कि मैंने तुम्हारे साथ बिना शादी के संबंध बना लिए और मैंने तुम्हारी नवजात तस्वीरें इंटरनेट पर डाल दी। मेरी हथेली पल में भीग गई थी। मैं उस आदमी को कुछ कहती, इससे पहले उसने गर्दन पर हाथ डाला और मुझे बिस्तर पर फेंक दिया। वह अभी मेरे साथ कुछ गलत करता, इससे पहले ही कमरे का दरवाज़ा खुला और एक अधेड़ उम्र का औरत जो काफ़ी सजी धजी थी कमरे में दाखिल हुई। वह मेरे पल में दूर हो गया था। शायद वह उसकी बड़ी बहन थी। वह मेरी तरफ देखते हुए बोली, क्यों पाप का काम करना चाहती हो लड़की? शादी कर लो, तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी। मैं वादा करती हूँ यह तुम्हें तलाक नहीं देगा। मैं कुछ करती, इससे पहले ही वो अपनी बड़ी बहन का हाथ पकड़कर वहाँ से चला गया, जबकि मैं एक बार फिर रो पड़ी। उस आदमी की निगाह करने का मतलब था मैं अपनी पूरी ज़िंदगी ख़त्म करना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने सारी चीज़ें को पीछे डाल दिया और सीधे बाथरूम में गई। दिल अजीब सी हालत में था। क्या गरीब लोगों की ज़िंदगी इन अमीर लोगों के हाथ में होती है? यह सोचते ही मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैं अल्लाह ताला के दरबार में खड़ी थी, लेकिन मेरी टांगें काँप रही थी। क्या मैं इतना बेबस हो चुकी थी कि एक आदमी से मेरी शादी कर लूं जो एयस के लिए है?
जिसे दिन और दुनिया का बिल्कुल समझ नहीं है, जिसे जितना एहसास नहीं है कि अगले दिन उसके बातें और आपका अमोल कितना होगा, नाम भर का भी नहीं रहेगा। बस लड़कियों के साथ अपनी रात रंगीन करना जानता था और उसके साथ संबंध बनाना। इसके अलावा उसका कोई भी पसंदीदा काम नहीं था। काफ़ी देर तक अल्लाह ताला के सामने रोती रही और जब मैं नमाज से खड़ी हुई तो मेरा दिल कुछ हल्का सा हो गया था। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मुझे कुछ करना है, लेकिन इससे मुझे डर लग रहा था। रात की तारीकी ने जैसे ही अपने को फैलाए, उस पल का ही आंख बचाकर उस हवेली की दहलीज पार कर गई थी। बाहर निकलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल भी अनजान नहीं थी कि वह आदमी कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि यह एक बड़ा बिजनेसमैन है जिसका नाम सबीर अली खान है। और जब उसे गुस्सा आता है तो वह पल में सामने वाले की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा देता है। मैं अंधाधुंध भाग रही थी। मैं किसी भी तरह से उस हवेली से निकल जाना चाहती थी। उस आदमी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। न जाने मेरे घर वाले मुझे क्या कर दिए हैं, क्या कसूर किए हैं, मुझे इसका भी ज्ञान नहीं था। मैं अपनी अभी भागती, इससे पहले ही मुझे गाड़ी मेरे आगे लगा दी थी। मेरी आत्मा तब काँप गई थी। इस गाड़ी को मैं हजारों में भी पहचान सकती थी। इससे ही तो मुझे किडनैप किया गया था। और एक बार फिर यह सोचते ही मेरा पूरा शरीर बेजान हो गया था। मैं उस पल ही बेहोश हो गई थी, लेकिन इस बार उसके ज़्यादा देर बेहोश नहीं रहने दिया था। घर आते ही मेरे साथ संबंध बनाना चाहता था और जैसे ही वह मेरे करीब आया, मैं आने वाले पन्नों को सोचकर कहाँ मेरे साथ जो हरकत की थी, मेरा पूरा शरीर कहाँ पर गया था। मेरा नाम गजला है। हम अपने माँ बाप का 4 बच्चे हैं, 2 भाई और 2 बहनें। मैं अपने घर की सबसे बड़ी औलाद हूँ, इसीलिए घर में सभी की जिम्मेवारियाँ मेरे ही सिर पर है, जिन्हें मैं अच्छे से निभा रही थी। मेरे अब्बा बिल्कुल नकारा इंसान है, ना कोई काम करते हैं और ना ही उनके पास कोई हुनर है। अम्मा हर वक्त रोती चिल्लाती रहती है। 2 बड़ी बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, इन सब की शादी करनी है, लेकिन अब्बा सिर्फ नशा करने के अलावा और कुछ नहीं करते। उनका यह रोज़ का काम है, जिससे हर वक्त परेशानी रहती है। कुछ ना कुछ तो करना ही था, इसीलिए थक हार कर मैंने घर से बाहर कदम निकाल दिए थे। मेरे अब्बा ने कोई हिदायत दी थी, बेटा कभी भी किसी भी आदमी से मुंह लगाने की ज़रूरत नहीं है। अपने काम से काम रखना। तुम्हारे बाप इस लायक नहीं है। अगर तुम किसी मुसीबत में फंसो तो वह तुम्हें निकाल सके। अपनी हिफाजत तुम्हें खुद ही करना है। अगर तुम यह जिम्मेवारी अपने कंधों पर ले लो तो याद रखना, आगे सिर्फ और सिर्फ कांटा का रास्ता है। मैंने सभी हालात को कबूल कर लिया था। मैंने इंटर की शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। सभी का उच्च शिक्षा चाहिए थी, इसीलिए थक हार कर मैं एक रेस्टोरेंट में वेटर के तौर पर काम करने लगी थी। यह भी मेरे एक दोस्त का बदौलत ही था। वहाँ का मैनेजर बेहद घटिया इंसान था। वह रेस्टोरेंट बहुत खूबसूरत था, लेकिन वहाँ का मालिक बहुत ही बेपरवाह था। उसे सिर्फ अपने पैसे बनाने का फिक्र थी। कई बार मुझे वहाँ नौकरी करते हुए पछतावा होता था। मेरा मन करता कि यह नौकरी छोड़कर भाग जाऊँ, लेकिन सब इतना आसान नहीं था। अगर मैं यह नौकरी छोड़ देती तो हमारे घर का चूल्हा बंद हो जाता। मेरे भाई बहुत छोटे थे। मैं इस तरह से सबको बेयार और मददगार नहीं छोड़ सकती थी। वक्त गुजर रहा था। मैं लोगों की गंदी निगाहें महसूस करती थी, और ख़ासकर अपने मैनेजर की बातें, जो मेरा दिल चीर देती थी। वह जिस तरह से मेरी बेइज्जत करता था, वह बातें मेरे दिल पर रखती थी, और मैं अपने अल्लाह से दुआ करती थी, या रब, एक बार मुझे इस मुकाम पर पहुंचा दे कि मैं इस शख्स की धज्जियाँ उड़ा दूं, उसे बताऊं कि औरत की इज्जत करना कितना ज़रूरी है।
वह कहते हैं ना, कभी कभी कि माफ़ी की दुआएं इस तरह कबूल होती है कि आपकी पूरी ज़िंदगी ही तबाह हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी ऐसी दुआएं नहीं मांगनी चाहिए। कुछ दिनों से मुझे अपने वजूद पर किसी की गहरी निगाहें महसूस हो रही थी। पहले तो मैंने इस चीज़ का नज़रअंदाज किया, लेकिन यह बढ़ती ही जा रही थी। मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। न जाने क्यों ऐसा लगता था जो निगाहें मुझे देख रही है वे मेरी हिफाजत कर रही है। जब से मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि मुझे कोई देख रहा है, तब से मैनेजर का रवैया भी मेरे साथ बेहतर से बेहतरीन हो गया था। जो पहले मुझे दो टुक अंदाज से बात करता था, अब वह लहजे से बात करता था। वह ना ही मुझे जलील करता था और ना ही मुझसे ज़्यादा वह टैबलेट्स भी बेचता था। जहाँ पर लड़के मौजूद होते थे, यह सब कुछ के लिए हैरान करने वाली बात था। हालांकि वह जानबूझकर मेरे साथ ऐसे टेबल्स पर ऑर्डर लेने के लिए भेजा करता था जहाँ पर ओछे लोग बैठे होते थे। मैं देखने में बहुत खूबसूरत थी। अल्लाह ने मुझे बहुत फुर्सत से बनाया था। मैंने अपनी माँ की खूबसूरती चुराई थी और अपने बाप की आंखें। भले ही मेरा बाप नशा करता था, लेकिन उनकी आंखें बहुत हसीन थी। एक रोज़ मैं डिश वॉश करने के मसरूफ़ थी कि मुझे एक फूलों का गुलदस्ता मेरी एक साथी ने ला के दिया। कहने लगी, बाहर एक कोरियर वाला आया है, वह तुम्हारे लिए नाम का गुलदस्ता भी लेकर आया है। उस गुलदस्ते के साथ एक छोटा सा कार्ड भी था। मैंने तुरंत उसे पढ़ा, लेकिन उसमें लिखा क्या था? खूबसूरत फूल का एक खूबसूरत लड़की के लिए है। मैं उस कार्ड पढ़कर हैरान रह गई। मुझे लगा शायद यह मेरी दोस्त के लिए आया होगा। आजकल किसी लड़के को पसंद कर रही थी, हो सकता है शायद यह उसी के लिए हो। मैंने तुरंत ही वो गुलदस्ता लिया। वह मुझे देखने के लिए कहने लगी, अरे जाओ भाई, सलमान का यह गुलदस्ता है। मैं मान ही नहीं सकती कि कोई मेरे लिए, इस गरीब के लिए कुछ भेज सकता है। अक्सर उसे मैं ऐसी चीज़ें लाकर देती रहती हूँ। वह हंसी और अपने काम में मशहूर हो गई, जबकि मैं वह गुलदस्ता थामे थामे से मुस्कुरा दी। न जाने वह कौन पागल था। मैंने वह एक फूल एक तरफ रख दिया और अपने काम में लीन हो गई। वक्त गुजर रहा था और रोज़ाना मुझे एक गुलदस्ता मिलता था। वह व्यक्ति कौन था मैं नहीं जानती थी, लेकिन उसे गुलदस्ते देने का अंदाज और उस पर लिखी चिट्ठी बातें मुझे बहुत पसंद आती। वक्त गुजर रहा था और मेरी नौकरी वहाँ पक्की हो गई थी। आज रोज़ की तरह मामूली दिन था। घर से निकलते हुए मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला है। मैंने अम्मा की तरफ देखा और बोली, माँ जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे साथ कुछ हो जाएगा। अगर खुदा न खास्ता मेरे साथ कुछ हो जाए तो अपना और मेरे भाई बहनों का ख्याल रखना। मैंने अब्बा को कभी मत छोड़ना। हाँ, वह गलत करते हैं, पैसे चोरी करते हैं, नशा करते हैं, लेकिन वह हमारे बाप हैं। मैं आपसे बस एक छोटी सी दरख्वास्त कर रही हूँ और मेरे बाप को भी पाल लेना, उन्हें तन्हा मत छोड़ना। जबकि मेरी माँ ने तुरंत कहा, खुदा ना करे तुझे कुछ हो, अल्लाह तेरा साया हम सब सिर को सलामत रखे। जबकि मैंने उनका हाथ चूमकर घर से बाहर आ गई थी, लेकिन रास्ते भर मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। दोपहर के 12 बज रहे थे। अभी जाकर मुझे सभी टेबल साफ करनी थी। उसके बाद ही बहुत से काम मेरे जिम्मे थे जिन्हें अंदाज देना था। मैं रेस्टोरेंट में दाखिल हुई तो हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। दोपहर हो रही थी, रोशनी होनी चाहिए थी, लेकिन इतना अंधेरा देख मैं परेशान हो गई। अचानक ही पूरे रेस्टोरेंट में लाइट्स ऑन हो गई और मेरे ऊपर लाल गुलाब की पंखुड़ियाँ गिरने लगी। मैं यह सब देखकर कुछ हैरानी से देख रही थी। मैंने बिल्कुल सामने एक शख्स घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसके हाथ में अंगूठी भी थी। वह शख्स देखने में बहुत खूबसूरत था। कई बार मैंने
उसे अपने रेस्टोरेंट में देखा था, तो फिर क्या वो वही शख्स था जो मुझे लगातार देखता रहता था? क्या वो वही शख्स था जो मुझे गुलदस्ते दे रहा था? ऐसे कई सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। अचानक वह शानदार शख्स कदम दर कदम चलता हुआ मेरे करीब आया और मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। मेरा पूरा स्टाफ मुझे देख रहा था, साथ में कुछ कपल्स भी वहाँ मौजूद थे। मेरे सिर ना में हिलाया और वह शख्स को मना करके अपने काम में जाने लगी कि अचानक उसने मेरा हाथ थाम लिया और ज़बरदस्ती से मुझे अंगूठी पहनाने हुए कहने लगा, लड़की, तुम मुझे किसी भी सख्त से मना नहीं कर सकती हो। तुम मुझे पहली नज़र से ही भाग गई हो और अब तुम मेरा नसीब हो। अगर ज़्यादा बदतमीजी की ना तो इनकार किया तो मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करने दूंगा। अगर अंदाज हुस्न जमाने वाला था, अगर वह तुमसे प्यार भरे लहजे से बात बोलता तो फिर भी मैं इस रिश्ते को कबूल कर लेती, लेकिन उसके अंदाज ने मेरे अंदर का गुस्सा भड़का दिया था और मेरा हाथ भी उठ गया था। उस आदमी के चेहरे पर एक गहरा निशान छोड़ चुका था। पूरा रेस्टोरेंट सन्नाटे में आ गया था। यह कहने के बाद मुझे भी एक पल के लिए डर सा लग रहा था, लेकिन मैं निडर अंदाज में उनकी आंखों को देख रही थी। कई लोग उनकी वीडियो बना रहे थे। मेरा थप्पड़ मारना भी कई मोबाइल में कैद हुआ था। मैं गुस्से की हालत में थरथराती हुई रेस्टोरेंट से निकल के सीधे अपने घर की ओर चल पड़ी। मेरी आंखों में आंसू निकल रहे थे। क्या हर कोई गरीब की बेबसी के इस तरह फ़ायदा उठाता है? लेकिन उसका अंदाज मुझे बहुत बुरा लगा था। तभी मुझसे यह काम हो गया था। मैं घर आकर बहुत रोई थी, इतना कि मुझे बुखार चढ़ गया था। 2 दिन तक रेस्टोरेंट भी नहीं गई थी और 2 दिन के बाद मैं जब रेस्टोरेंट गई तो मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। एक पल के लिए मुझे बहुत डर महसूस हुआ था। मैं वापस घर आने लगी थी, लेकिन फिर कुछ सोचकर रुक गई थी। वैसे भी 2 दिन का नुकसान हो चुका था। मैं और कोई नुकसान अपने गले नहीं लगाना चाहती थी, इसीलिए चुपचाप अपने कामों से मग्न हो गई थी। मेरी दोस्त मेरे बराबर में ही खड़ी थी, लेकिन उसने अभी तक मुझसे कोई बात नहीं की थी। दोपहर में ब्रेक पर खुद ही मेरी दोस्त पास आकर बैठ गई और बोली, यार, तुम मेरे साथ इस तरह क्यों बर्ताव कर रही हो? तुम्हें तो पता है ना वह शख्स कैसा है, और फिर तुम ऐसी हरकत कर रही हो। वह मेरी तरफ देखते हुए बोली, सॉरी गजला, लेकिन अब मैं तुमसे दोस्ती नहीं रख सकती। तुम चारों ओर बदनाम हो चुकी हो। भले ही हम गरीब हैं, लेकिन इज्जतदार लोग हैं। यह बोलकर अपनी जगह से खड़ी हो गई और चली गई। उनकी बातें मेरे दिमाग पर हथौड़े की तरह बरस रही थी। अब मैं अभी शून्य होकर खड़ी थी कि मुझे यहाँ आकर ओनर ने अपनी ऑफिस बुलाया। मैं धड़कते दिल के साथ ऑफिस गई। उन्होंने मेरे सामने मेरा कॉन्टैक्ट रख दिया, जिस पर साइन करने के लिए कहा। यह नौकरी की थी। यहाँ उन्होंने मुझे इस नौकरी से निकाल दिया था। मेरी वजह से पूछी तो बस इतना ही बोले कि हमें एक बदनाम जमाना की लड़की को रेस्टोरेंट में जगह नहीं दे सकते, इससे हमारे रेस्टोरेंट पर असर पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था यह सब इस तरह क्यों बोल रहे हैं। मैं चुपचाप झुके कंधों के साथ वहाँ से निकल गई थी। अभी मुझे चलते ही कुछ डर ही हुए थे कि 2 गालियाँ मेरे आगे आकर रुकी। एक ही पल के लिए ऐसा महसूस हुआ कि मेरा दिल किसी के मुट्ठी में भींग लिया हो। उस गाड़ी के में वही शख्स निकला जिसे मुझे प्रपोज किया था, और मैंने उसे अपने मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा था। कुछ कहती उससे पहले कि उसने मेरे मुंह पर रुमाल रखा और उसके बाद मुझे बेहोश कर दिया। मेरे साथ क्या हुआ? जब मेरी आंखें खुली तो एक बहुत ही आलीशान कमरे की बिस्तर पर पड़ी थी। मेरे हाथ पांव जंजीरों में बंधे हुए थे। मैं उठने की कोशिश करने लगी तो मेरा पूरा शरीर दर्द से कहा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वह कहाँ है। बस इतना याद है कि वह शख्स मुझे नज़र आया था और उसके बाद मैं बेहोश हो गई थी। मैं चीख चीख कर पुकारने लगी, कोई है, मुझे यहाँ से निकालो।
मेरे माँ बाप परेशान हो रहे होंगे, लेकिन मेरे इतना चीखने के बाद भी कोई नहीं आया था। यहाँ मौजूद हर शख्स उस आदमी का गुलाम था। थोड़ी देर बाद एक अधेड़ उम्र की औरत कमरे में दाखिल हुई और उसने आते ही मेरे मुंह पर 2-3 थप्पड़ मार दिए। अब हालत में उस औरत को हैरान से देख रही थी कि यह मेरे साथ क्या कर रही है। वह औरत मेरी तरफ देखते हुए बोली, तुम 2 टके की लड़की मेरे भाई सबीर अली खान का मुंह का थप्पड़ मारेगी? और तुम्हें क्या लगा था कि हम खान फैमिली तुम्हें यूं ही माफ़ कर देंगे? यह तुम्हारी भूल है लड़की। तुम क्या समझी कि तुम एक लड़के की बेइज्जत करोगी और उसके साथ तुम्हें कोई पकड़ेगा? अब तुम्हें मेरा भाई बताएगा कि तुम्हारी असल और औकात क्या है। उस लड़की की बातें सुनकर मैं डर से काँप रही थी। मैंने उसे आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, अल्लाह के लिए मुझे जाने दो। क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो? आप भी तो एक औरत ही हो। मेरा दर्द समझो। एक लड़की की इज्जत कितना नाजुक होती है। मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया है। तुम्हारे भाई ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। भला कभी ज़बरदस्ती से रिश्ते बनाए गए हैं? मैं तो कैसे हाँ कर देती। आप लोग इतने अच्छे और हम इतने गरीब, कहीं भी हमारा जोड़ नहीं बनता। बस मैं यही समझाना चाहती थी, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी थी और मुझे बातें सुनाकर चली गई थी। उसके जाने के बाद मैंने अपना सिर घुटनों में दे दिया था और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। मुझे अपने आप पर अफसोस हो रहा था। मेरी माँ ने मुझे कितना समझाया था कि बेटा, अपनी हिफाजत तुम्हें खुद करनी होगी। कभी भी गुस्से में आकर कोई गलत काम नहीं उठाना। लेकिन मैं हमेशा की तरह जज्बाती ऐसी ही गलतियां कर जाती हूँ। मेरे गले का तौक बन जाता है। थोड़ी देर बाद वह शख्स कमरे में दाखिल हुआ था। उसने अपनी गहरी आवाज़ जैसे ही मेरे कानों के पर्दों से टकराई, मेरे शरीर में एक सनसनी सी दौड़ गई थी। वह कहने लगा था, कैसा लग रहा है मेरी ज़िंदगी में आकर लड़की? कहाँ था ना? हाँ कर दो, मेरी अंगूठी पहन लो। लेकिन तुम गरीब लड़कियों का तमाशा लगाना बहुत पसंद आता है। जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, यह तुम्हारा सज़ा है। मुझे आज तुम पर तरस आ रहा है। न जाने क्यों तुम गरीब लड़कियां इस बात को भूल जाती है कि औरत हमेशा औरत रहती है, कभी भी मर्द का मुकाबला नहीं कर सकती। तुमने जो मेरी बेइज्जती की है वह पूरी हिला देने वाली थी। पूरी दुनिया में मेरी बदनामी हो गई है। मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन अब लोगों को छुपाता फिर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूँगा? मैं सबीर अली खान हूँ। हम अपने दुश्मन को आखिरी सांस तक तकलीफ़ देते हैं और फिर तुम तो मेरी। यह बोलकर चुप हो गया। मैं उसे एकटक सुन रही थी और फिर अचानक ही वह सब हंसने लगा और कहने लगा, और तुम सबसे पसंदीदा खिलौना हो, भला तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? उसकी बातें मेरी इज्जत को ठेस पहुँचा रही थी। मेरी आंखें भर गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह शख्स इतना बुरा क्यों है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आपको क्या हासिल कर रहा है मुझे तकलीफ़ पहुँचाकर? आप एक बहन का भाई हैं। भविष्य में अल्लाह आपको भी बेटी से नवाजे। क्या आपको एक अनमोल रत्न से डर नहीं लगता? यह मेरी बातें सुनकर एक बार फिर हंसने लगा और कहने लगा, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है तुम्हें ऐसे रोते लगते देखकर। और वास्तव में मुझे किसी भी औरत से डर नहीं लगता, जब क्योंकि बेटी तो तुम ही पैदा करोगी। उसकी बातें सुनकर मैं एकदम से गुस्से से बेकाबू होते हुए चीख पड़ी। इससे पहले कि कुछ कहती वह मुझे तेज़ आवाज़ से चिल्लाया, चुप! मेरे सामने ऊंचा बोलने की तुम्हें कतई ज़रूरत नहीं है। निगाह करूँगा या फिर नहीं करूँगा, निगाह से मेरे साथ संबंध बनाओगी। ये सुनकर मेरा पूरा अस्तित्व जिद में आ गया। मैं गुस्से से बोली, मैं मर जाऊँगी लेकिन तुम जैसे शख्स की निगाह नहीं करूँगी। मेरी ये बात सुनकर वे खूबसूरत से मुस्कुराया और एक कदम चलते हुए मेरे
बेहद करीब आ गया। मेरा बाजू अपनी गिरफ्तार से जोर से थाम लिया। मेरा चेहरा अपने चेहरे से बेहद करीब था। मेरी आंखों में झांकते हुए बोला, देखो मेरी जान, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि तुम निगाह तुम्हारे करीब आकर, बल्कि मुझे बहुत सुकून महसूस हुआ। मैं ऐसा ही इंसान हूँ। हर रात नई लड़की मेरे बिस्तर पर बनी रहती है और मैं सुकून से सुबह उठकर अपने ऑफिस चला जाता हूँ। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, तुम जैसी लड़कियाँ की बहुत फ़र्क पड़ता है, और अगर तुम मेरे करीब एक बार भी आ गई ना, तुम सुकून से रह पाओगी। लेकिन अगर तुम्हें मसला नहीं है तो फिर भला मुझे ही मसला होगा। अगर तुम मेरे साथ इस तरह से संबंध बनाना चाहती हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह यह कहकर जैसे ही अपने करीब आया, मुझे चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मुझे मालूम था कि अगर आज मैंने अपनी हिफाजत नहीं की तो वह शख्स मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। मेरा इज्जत वो दागदार कर देगा, और अगर एक लड़की की इज्जत पल में दाग लग जाए तो वह कभी नहीं चाहता। मैंने अपने नाखूनों से उसे जख्मी करना शुरू कर दिया। मेरा बस नहीं चल रहा था, मैं उस शख्स को मुंह नोच लूं। जैसे ही मैंने इस इरादे से अपने हाथ की तरफ बढ़ाए, उसने मेरे हाथ पकड़कर बेड पर लगा दिया और एक बार फिर मेरी गर्दन से झुक गया। उसका लफ्ज़ था कि मुझे महसूस हो रहा था मेरी जान निकलने पर आ गई थी। मुझे लग रहा था कि आज मैं अपनी इज्जत का हिफाजत नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मेरी चीख और मेरे पैर चलने के कारण वह मुझसे दूर हो रहा था। खूंखार निगाहों से देखते हुए बोला, आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन जल्द तुम्हारे करीब आऊँगा, इसीलिए खुद को तैयार रखना। यह बोलकर फिर रुका नहीं। मेरी हालत में पेश नज़र वह शख्स मुझसे दूर हो गया। मैं समझती थी कि वह शख्स चला गया तो अब काफ़ी दिन के बाद आएगा, लेकिन मुझसे मानसिक देना शुरू कर दी थी। अगले ही दिन सुबह होते मेरे सिर पर खड़ी हुई और मुझे अपने साथ ले जाने लगे। मैंने उनकी ओर देखा और काफ़ी मन्नतें भी भरी, लेकिन मैं उनको बोली, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन खुदा के लिए ये जंजीर तो खोल दो। लेकिन वे औरत को सबीर अली खान से भी ज़्यादा जिल्लत थी। उन लोगों ने मुझे गुस्से से देखा और मुझे बाजुओं से घसीटकर अपने साथ ले चलने लगी। मुझे जंजीरों के साथ चलने के लिए काफ़ी दुश्वारी महसूस हो रही थी। तकलीफ़ में बाइस मेरी आंखों से आंसू निकल रही थी, लेकिन मैं बिल्कुल बेबस थी। उस शख्स के सामने मैं कमज़ोर थी। मैं कभी भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। वे दोनों मुझे स्टेडी के पास छोड़कर चली गई थी और अंदर जाने का हुक्म दिया था। मैं जानती थी कि अंदर कौन होगा, इसीलिए मेरा दिल बुरी तरह से काँप रहा था। मैं वापस जाना चाहती थी, लेकिन अचानक ही दरवाज़ा खुला और वह शख्स मुझे झटके से अंदर खींच लिया। मेरी धड़कनें तेज हो रही थी। मैं उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहती थी। वह मुझे देखता हुए बोले, क्या स्वीट हार्ट, भागने का इरादा था? मैं फ़ौरन ही नवी के सिर हिलाने लगी। मुझे उससे वजूद का खौफ आ रहा था। उसने मुझे घसीट कर लाया और मुझे किताबों की तरफ धकेल दिया। वहाँ एक शेल्फ रखा हुआ था जिसके ऊपर बहुत सारी किताबें रखी हुई थी। मुझे उसके साथ अकेले कमरे में बहुत डर लग रहा था। वह मुझे देखते हुए बोला, एक एक करके तमाम किताबों को साफ करो और सबका रेक को सजाओ। धूप निकला था। यह आगे बोला, मैं यहीं बैठा तुम्हें देख रहा हूँ। ज़रा भी काम चोरी करने की कोशिश की तो याद रखना, ऐसी मौत मारूंगा कि तुम तड़प उठोगी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं खामोशी से उसकी काम को करने लगी थी। उसने पूरी स्टेडी की सफाई मुझसे करवाई थी। उसके बाद वह मुझे अपने कमरे में ले गया। वह का भी कोना कोना मुझसे साफ करवाया था। तमाम काम कराने के बाद मुझे अपना जिस्म दुखता हुआ महसूस हो रहा था। वह मुझसे अब अपने सारे काम करवाने लगे थे। मुझे ये काम करने में कोई मसला नहीं था, लेकिन वह मुझे मानसिक देता। वह मुझे रूह झिझोड़ने के लिए काफ़ी था।
काफ़ी दिन तक मैं इस जंजीरों के साथ ही काम करती रहती थी, लेकिन फिर भी मिन्नतें करने की जंजीर खोल दी गई थी। लेकिन मेरे हाथ पर इतने गहरे निशान थे कि कोई भी शख्स देखता तो उनकी आंखों से आंसू निकल आते, लेकिन वह तो बेबस था, उसमें इंसानियत ढूंढने का भी नहीं मिलती। अब मैं हालात से लड़ते लड़ते थक गई थी और अब मैंने एक कदम उठाने का फ़ैसला किया और वह फ़ैसला खुदकुशी का था। थक हार कर मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। उस रात उसने मुझे कई बार तकलीफ़ पहुंचाई थी। वह बार बार करीब आने की कोशिश करता था, लेकिन मेरी हिम्मत से वो अभी तक मेरे करीब नहीं आया था। औकात मुझे एक ऐसा लगता था कि जैसे वह खुद नहीं आना चाहता था, बस मुझे तकलीफ़ में देखकर और मुझे रोता देखकर उसे मज़ा आता है। मैं अब थक चुकी थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। अब जब मुझे वह आता तो मेरे जिस्म का एक एक हिस्सा को तकलीफ़ से दुखने लगता था। मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि मेरे माँ बाप की किस हाल से ज़िंदगी गुजर रही है। जब उसकी बेटी सुबह की गई रात को वापस नहीं आई होगी तो दिल पर क्या बीती होगी, कितना रोई होगी मेरी माँ। मेरा बाप ने मेरी माँ को कितना मारा होगा, यह सब सोचकर मेरी जान आधी हो गई थी। मुझे अपने माँ बाप और मेरे भाई बहन की बहुत फिक्र थी और सब की बहुत यादें भी आ रही थी। इसके खातिर ही मैंने अपना कदम अपने घर से के दहलीज से बाहर रखे थे, वरना हमारी अम्मा हमेशा अपने आंचल में हम चारों भाई बहनों को छिपा के रखा करती थी। मैं अब थक चुकी थी। रोज़ रोज़ की मेरी बर्दाश्त करने से बाहर थी। रोज़ रोज़ की वही हालात, मेरे दिमाग में चलती हुई उलझनें मुझे जीने नहीं दे रही थी। इसीलिए थक हार कर मैं हवेली की छत से बाहर गई थी। मुझे यह कहते हुए बार बार इस चीज़ का ख्याल आ रहा था कि मेरा अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा। उसने हराम मौत मरने से मना फरमाया है। अगर आज मैं खुदकुशी की तो मैं रोज़ाना मरूंगी। लेकिन मैं अब ज़िंदगी से हार गई थी। लेकिन इस सब चीज़ें एक बात तो बिल्कुल ही हो गई थी कि सबीर अली खान मुझे देख रहा होगा। वह किसी सूरत पे मुझे मरने नहीं देगा और मैं ऐसा ही किया था। वह पल पल मेरी खबर रखता था। उसने मेरे कमरे के चारों तरफ कैमरे लगाए हुए थे और मुझे बेवकूफ़ कर रहा था। मुझे मरने देगा। जब मैं मरने के लिए छत पर पहुंची तो उससे पहले ही वो वहाँ आ पहुंच गया था और उसने एक नींद का इंजेक्शन मेरे गर्दन में लगा दिया था और उसी पल मैं बेहोश से बेगाना हो गई थी। उसने बाहों में झूल गई थी, लेकिन मेरा हिम्मत नहीं हारी थी। मैं अब वहाँ से किसी भी तरह से निकलना चाहती थी। मुझे उनसे काम करने की कोई समस्या नहीं हो रही थी, लेकिन अपने माँ बाप की चिंता मुझे इतना सताती थी कि एक पल भी सुकून से बैठ नहीं पा रही थी। इसीलिए मैंने पूरी योजना के साथ उस हवेली से निकलकर भागने की भी कोशिश की थी, लेकिन शायद उसने मेरे साथ मौका दिया था कि मैं भाग जाऊं, फिर भी मेरे साथ गलत काम करे। जब मैं हवेली के दरवाजे से निकलकर सड़क पर भाग रही थी, तब मेरा दिमाग एक पल के लिए विचार आया कि हवेली की गार्ड कहाँ चला गया, जबकि हर समय हवेली के चारों तरफ 5 गार्ड ज़रूर होते थे। लेकिन आज जब मैं वहाँ से निकलने लगी तो वहाँ कोई नहीं था। निश्चित रूप से वह मुझे मौका दे रहा था, लेकिन उसने मुझे ज़्यादा दूर जाने नहीं दिया था, बल्कि रास्ते में ही मुझे पकड़ लिया और घर लाकर बिस्तर पर पटक दिया था। मेरी जान निकल गई थी, क्योंकि मुझे इस इरादे से बहुत ख़तरनाक लोग लग रहे थे। वह जैसे ही बटन खोलकर मेरे करीब आया और मेरी कमीज़ को कंधे से सराहने लगा, मैं उसी के पल उसके हाथ जोड़ गई थी, क्योंकि मैं जान गई थी कि यह व्यक्ति हर हाल में मुझसे आज संबंध बनाएगा और मैं कोई पाप नहीं करना चाहती। इसीलिए थक हार कर उससे आगे घुटनों के बल टेक दिए और निकाह करने की राजी हो गई थी। एक झटके में ही मुझसे दूर हुआ था और तुरंत ही मौलवी साहब को बुला लिया था। मुझसे कानूनी कार्रवाई करवाने के बाद मुझे निकाह के दे दिया था। मेरा बहुत दिल था कि मेरे माँ बाप इस निकाह में शामिल हो, लेकिन वह अपने होठों से बिल्कुल भी नहीं लाई थी। मुझे उस व्यक्ति पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था
अगर मेरे माँ बाप के साथ कुछ कर देता तो मैं क्या करती। उसने अपने इरादे और भी पक्के कर लिए थे। मौलवी और गवाहों को जाने के बाद वह पूरे हक से मेरे करीब आया था और धीरे धीरे अपनी सभी हदें पार कर गया था। उसने उस रात मुझसे अपना हक ले लिया था और मुझे तकलीफ में छोड़ के कमरे से चला गया था। अब वो ऐसा ही करने लगा था, मेरे करीब आता था, मुझे सताता था। इसीलिए इतना सब करने के बाद भी वह बहुत चिंता करता था। जब भी मैं बीमार हो जाती थी तो मुझे सारे रात अपने सिरहाने में बैठा रहता था। अक्सर उसकी बहन भी आती थी, कई बातें सुनाती थी, लेकिन उसकी मौजूदगी में एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकाल पाती थी। मैं यह महसूस कर रही थी कि सभी नौकर मेरे आगे सिर झुकाए रहते थे और यह मेरा सिर अपने आगे झुकाकर रखवाता था। समय बीत रहा था, धीरे धीरे मैं अपनी आदी हो गई थी। अगर यह रात वह मेरे करीब नहीं आता या मुझसे मिले हवेली नहीं आता तो मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। मैं बहुत रोती थी और जो भी उससे नफ़रत करती थी उसकी ज़िंदगी से दूर चली जाना चाहती थी। पता नहीं ऐसा कौन सा पल मेरे दिल में उसकी मोहब्बत के पंजे गाड़ बैठे गए कि अनजाने में ही मैंने उस व्यक्ति को स्वीकार कर लिया। मुझे खबर दे दी गई थी मेरे माँ बाप अब बेहतर हालात में हैं। वह हर महीने उसके घर राशन के कुछ पैसे भिजवा रहता है और यही एक पल था जो मैंने अपने घुटने टेक दिए थे। उसके सामने प्यार का इजहार कर दिया था। शायद वह यही करवाना चाहता था। उसने मेरे प्यार का स्वीकार कर लिया था और एक बार फिर मुझे इज्जत से ब्याह कर दुनिया वालों के सामने पत्नी के रूप में पेश कर दिया था। बल्कि उसने अपने किए की माफ़ी भी मांग रही थी कि गजला मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ गलत किया हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ रहते रहते पता ही नहीं चला कि तुमसे मैं कब सच्ची मोहब्बत करने लगा। पहले तुम जिद कर रही थी और अब जीत में आकर मैं तुमसे रिश्ता जोड़ा था, लेकिन यह जीत कब मोहब्बत में बदल गई पता ही नहीं चला। मुझे अपनी बाहों में लेकर माथे को चूम लिया और मैं कैसे इनकार कर सकती थी। मैं भी तो मोहब्बत करने लगी थी। मैंने भी सुकून से उसके सीने पर अपने सर टिका दिया था। दूसरी बार हमारी शादी पूरे समाज के सामने, मेरे माँ बाप के सामने हुई थी, पूरी रीति रिवाज से हुई थी। उसने एक बार भी मेरी इज्जत को उलझना ज़रूरी नहीं समझा था, लेकिन उसने मेरी इज्जत की बहार भी किया था, यही सोचकर कि मुझे अब सबीर से कोई गिला नहीं कर सकता है। और हम दोनों खुशी खुशी अपने जीवन यापन कर रहे थे। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? आई होप ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का कहानी आप लोगों को हमेशा सुनने को मिले। और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि जब मैं कहानी डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो मिलते हैं कल का वीडियो में कुछ अच्छी प्रकार का कहानी लेकर आप लोगों के लिए। आप लोगों से लेते हैं विदा, मिलते हैं कि कल की कहानी पे।